नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपका केपीएसएस स्कूल बिनादेश्वर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आज कक्षा 10 के सोशल साइंस के एक छोटे से बिंदु सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो अध्याय नंबर 6 है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अध्याय नंबर जो 6 है केंद्र सरकार। दो प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार जो संपूर्ण देश के लिए और एक होती है राज्य सरकार। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार पर, सेंट्रल गवर्नमेंट पर, और उसके बाद में ऐसे नेक्स्ट रिलेशन जो 7 नंबर है उसमें राज्य सरकार के विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले बात आती है कि सरकार क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही विचार उठता है कि सरकार है क्या। देखो, सरकार क्या है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। यह एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है और यह क्या है, एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है, अर्थात इनका मूर्त रूप हमें दिखाई नहीं देता। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है और यह क्या है, एक अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। तो इस अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, अदृश्य जो दिखाई नहीं दे रही है, अमूर्त या आप बोल सकते हो अदृश्य संस्था है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था का नाम ही क्या है, सरकार है। देखिए, राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य एक भावात्मक अवधारणा है और यह एक अमूर्त संस्था है, यानी एक अदृश्य संस्था है, अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। और सरकार क्या करती है, इसको मूर्त रूप प्रदान करती है। राज्य है, इसको मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था का नाम ही क्या है, सरकार यानी गवर्नमेंट है। राज्य के लिए और देश के लिए जो सरकार होती है वो संपूर्ण प्रकार के कायदे कानूनों का निर्माण करती है। अगर राज्य का विकास करना है, राज्य को आगे तक लेकर जाना है, उसके लिए नए नए कानूनों का निर्माण करती है, उनका संचालन करती है। और किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति इस राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए या केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का जब उल्लंघन करती है, उनकी अनुपालना करती है, तब सरकार क्या है, उनको दंडित कर सकती है, उन कायदे कानूनों की पालना करवा सकती है। तो इस सरकार के बिंदु पर एक विद्वान है गार्नर ने इस सरकार को परिभाषित किया है कि सरकार एक मशीन है या अभिव्यक्ति है। सरकार एक क्या है, मशीन है। और ये क्या करती है, यह
नियमों का संचालन करती है। यह नियमों का संचालन करती है। सामान्य मामलों को निपटाती है। सरकार क्या एक अभिव्यक्ति या मशीन है, यह नियमों का संचालन करती है, सामान्य मामलों को निपटाती है एवं उनको उन्नत करती है। उसी का नाम क्या है? सरकार है। यानी गार्डनर ने परिभाषित किया है कि सरकार एक अभिव्यक्ति या मशीन है, यह नियमों का संचालन करती है, सामान्य मामलों को निपटाती है एवं उनको उन्नत करती है अर्थात आगे बढ़ाती है। उसी का नाम क्या है? सरकार है। अब देखो सरकार की बात आती है। इनके प्रकारों की बात आती है कि सरकार के कितने प्रकार हैं। तो सरकार है उनके मुख्य रूप से 3 प्रकार है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक होती है व्यवस्थापिका, दूसरी कौन सी होती है? इस व्यवस्थापिका का दूसरा नाम है विधायिका। व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? विधायिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका या विधायिका। 2 नंबर पर होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका, और दूसरा भेद है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। सबसे पहले जो व्यवस्थापिका होती है, ये किसी भी प्रकार के कायदे कानूनों का निर्माण करती है, नए नए राष्ट्र के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करती है। और व्यवस्थापिका के अंदर बैठे जो अधिकारी होते हैं वो किसी भी प्रकार के कानूनों का निर्माण करते हैं। इस नाम से आप देख सकते हो विधायिका। विधि का अर्थ होता है कानून, लो, अर्थात यहाँ पर कायदे कानूनों का निर्माण किया जाता है। और व्यवस्थापिका के सदस्य है या व्यवस्थापिका है, कायदे कानूनों का निर्माण करके किसके पास भेज देती है? कार्यपालिका के पास। यहाँ से पारित होकर कार्यपालिका के पास चला जाता है और कार्यपालिका उस पर मंथन करती है, विचार करती है कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कायदे कानून क्या सही है, कहीं किसी भी प्रकार कोई नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे या समाज के अहित में तो नहीं हो। इस प्रकार विचार करने के बाद में देखती है अगर कार्यपालिका को लगता है कि व्यवस्थापिका या विधायिका के द्वारा बनाए गए किसी कायदे कानून के अंदर कोई भी प्रकार की कमी है, तो कार्यपालिका है इस जो कानून व्यवस्था है उसको इनके पास पुनर्विचार के लिए लौटा देती है। जो कार्यपालिका है मंथन करती है, कोई भी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो कार्यपालिका पुनर्विचार के लिए इनके पास लौटा देती है और ये विचार करके पुनः पारित कर देते हैं। तो दूसरी बार कार्यपालिका को उस कानून को लागू करना ही पड़ता है, ये चाहे संशोधन करे या नहीं करे। अगर ये 14 दिन तक या तो इनको फिर से लौटाएगी, अगर 14 दिन तक नहीं लौटाती है तो ये कानून अपने आप ही बन जाता है। अर्थात 14 दिन अगर कोई कानून बना रहे हैं उनको अपने पास रख लिया कार्यपालिका ने तो अपने आप ही पारित समझा जाता है। और अगर इनके द्वारा कायदे कानून का निर्माण किया गया और कार्यपालिका भी अपने अंतिम हस्ताक्षर कर देती है तो वह कानून का रूप ले लेता है और उसके बाद में किसके पास चला जाता है? न्यायपालिका के पास।
व्यवस्थापिका कायदे कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उनको लागू करती है, और न्यायपालिका है उनकी अनुपालना करवाती है, उनकी पालना करवाती है। अगर कोई भी व्यक्ति इनके द्वारा बनाए गए कायदे कानूनों का जब उल्लंघन करता है, उनके लिए दंड का प्रावधान कौन करता है? न्यायपालिका करती है। देखो अब बात आती है व्यवस्थापिका या विधायिका क्या है। पहले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे व्यवस्थापिका या विधायिका क्या है। व्यवस्थापिका या विधायिका संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका के रूप में ले सकते हैं हम। देखो संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, हम पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका क्या है। एक नंबर बिंदु ले लेते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका के भी कितने भेद है? दो भेद है। एक है संघीय व्यवस्थापिका संघ के लिए, और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। जो संघीय व्यवस्थापिका है इसी का नाम संसद है। संघीय व्यवस्थापिका का ही दूसरा नाम क्या है? संसद है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को ही क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, जिसे हम पार्लियामेंट बोलते हैं। संघीय व्यवस्थापिका को ही संसद कहा जाता है। और जो संसद शब्द है उनका उल्लेख कहां किया गया है? आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र के लिए क्या होगी? संसद होगी। तो ये सबसे मेन बिंदु जो ध्यान रखने योग्य है। हमें ये ध्यान रखना है कि संघीय व्यवस्थापिका का दूसरा नाम या अपर नाम बोल सकते हो संसद है, जिसे पार्लियामेंट बोलते हैं। और संविधान के अनुच्छेद में 79 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र के लिए क्या होगी? पार्लियामेंट यानी संसद होगी। तो ये अनुच्छेद 79 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्र के लिए क्या होगी? संसद होगी। आप देखिए संसद के कितने अंग होते हैं। बात आती है कि संसद के कितने अंग है। अच्छा क्वेश्चन है, संसद के अंग बोल दो या प्रकार बोल दो। संसद के कितने अंग है या संसद के प्रकार। संसद के मुख्य अंग देखो, वैसे दो सदन है। एक का नाम है लोकसभा। संसद के मुख्य दो अंग, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। और इनके तीसरे अंग के रूप में स्वीकार किया गया है राष्ट्रपति को। किसको स्वीकार किया गया है? राष्ट्रपति को स्वीकार किया गया है। तो संसद के मुख्य अंग हो गए लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा नाम देखे तो क्या है? राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। हम सबसे पहले देखो इनके बारे में चर्चा करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है, एक आरेख के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। हम तुलना करके पढ़ेंगे। एक तरफ लिख देते हैं हम लोकसभा, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं राज्यसभा। यानी संसद के दो भाग है, एक का नाम लोकसभा और दूसरे का नाम राज्यसभा। अब हम दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा
क्या है। संसद के दोनों अंग है और इनके बारे में हम विचार करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। लोकसभा को एक नंबर हम बिंदु लिखेंगे, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय सदन है। अब आपके मन में विचार आता होगा कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अलोकप्रिय। क्या कहा जाता है? अलोकप्रिय, अर्थात लोगों के लिए प्रिय सदन है नहीं है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? प्रथम सदन। लोकसभा क्या है? प्रथम सदन है। तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? सेम इसी के आधार पर तुलना करते जाइए, ये द्वितीय सदन होगा। कौन सा सदन होगा? द्वितीय सदन। लोकसभा प्रथम सदन है, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, राज्यसभा अलोकप्रिय सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा क्या है? निम्न सदन है। तो राज्यसभा क्या हो जाएगा? अपने आप ही विचार आता होगा, ये निम्न सदन है तो ये क्या होगा? उच्च सदन। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। फिर भी आपके मन में बात आई होगी कि ये पहले आया होगा कि लोकप्रिय सदन क्यों है, और फिर विचार आया होगा कि लोकसभा निम्न सदन क्यों है और राज्यसभा उच्च सदन क्यों है। देखो, निम्न सदन होने का कारण क्योंकि लोकसभा के सदस्य प्रति 5 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है और ये अस्थायी सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है क्योंकि प्रति 5 वर्ष के बाद में व्यक्ति बदल जाते, अर्थात जिनको लोकसभा के अंदर उनका प्रभुत्व नहीं रहता है, जनता उनको नकार देती है, तो वो क्या है? उनको पद छोड़ना पड़ता है। जबकि ये राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है क्योंकि प्रति 5 वर्ष से लोकसभा में निर्वाचन होता है और ये लोकप्रिय है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। और ये अलोकप्रिय सदन है, ये निम्न प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है, ये निम्न सदन है और ये उच्च सदन है। ये अस्थायी सदन है और ये क्या है? स्थायी सदन है क्योंकि इनके सदस्य है प्रति दूसरे वर्ष। क्या होता है? प्रति दूसरे वर्ष। प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं? 2/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदच्युत हो जाते हैं, यानी अपने पद को छोड़ देते हैं। प्रति दूसरे वर्ष 2/3 सदस्य अपने पद को छोड़ देते हैं और उनकी जगह नए सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। प्रति दूसरे वर्ष क्या होता है? 2/3 सदस्य है पदच्युत हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ये स्थायी सदन है और ये अस्थायी सदन है। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। लोकसभा में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो यहां कौन सी होगी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षी बोल सकते हो आप, अक्षी शब्द से ले सकते हैं। प्रति प्लस अक्षी। प्रति का अर्थ सामने होता है, अक्षी यानी आंखों के, अर्थात लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है। जो लोकसभा के अंदर है सदस्य चुने जाते हैं, उनमें आमजन भाग लेते हैं जिनकी आयु कितनी है? 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके जो
व्यक्ति होते हैं जिनको वैश्विक मताधिकार का अधिकार प्राप्त होता है, वो व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा मतदान करते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली चलती है, मतदान करते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इनमें आम जन भाग नहीं लेते। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राज्यसभा में होती है, इसमें आम जनता भाग नहीं लेती। हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं, जैसे विधानसभा के सदस्य है, लोकसभा के सदस्य है, जिनको हम चुनकर भेज देते हैं, वही व्यक्ति राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब देखो इनकी सदस्य संख्या की बात आती है कि भाई लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है। आप देखेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या है, सबसे पहले 500 निश्चित की गई थी, 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी, 500 निश्चित की गई थी प्रारंभ में कि भाई लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी, 500 होगी। लेकिन उसके बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। आप देखेंगे 1987 का गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम, गोवा दमन दीव पुनर्गठन है अधिनियम 1987 के द्वारा जिनकी सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, इनको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 552। कितना कर दिया गया है, 552 निश्चित कर दिया गया है। अब देखिए 552 सदस्य है जो लोकसभा के, उनका डिवाइडेशन किस प्रकार होता है, 552 है, उनमें से 530 सदस्य है वो राज्य क्षेत्रों से होते हैं। कहां से होते हैं, राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं 530, और 20 सदस्य है वो संघीय क्षेत्रों से लिए जाते हैं। 530 सदस्य राज्य क्षेत्रों से और 20 सदस्य किससे लेते हैं, संघीय क्षेत्रों से लेते हैं। और 2 ऐसे सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय सदस्यों को। आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेज, अर्थात 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कौन से, आंग्ल भारतीय सदस्य। 530 राज्य क्षेत्रों से, 20 संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय, अर्थात कितने हो गए टोटल, 552 सदस्य। अब बात आती है राज्यसभा की। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है 250 है। इनमें वर्तमान में देखो 245 है, उन पर 245 सदस्यों को चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को, 245 सदस्यों को। 245 में क्या होता है, 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में मनोनीत कितने सदस्य किए जाते हैं, मनोनीत कितने होते हैं, 12 सदस्य। अब बात आती होगी कि लोकसभा में मनोनीत कितने किए जाते हैं, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो बात आती होगी, एक प्रश्न उठता है कि किन सदस्यों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, अर्थात कौन से सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। देखो राष्ट्रपति मनोनीत है राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिनको कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, खेलकूद अर्थात इन क्षेत्रों का ज्ञान हो। क्या हो, उनको ज्ञान हो, उनको अनुभव हो। जिन व्यक्तियों को कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, कंप्यूटर विज्ञान, खेलकूद इन क्षेत्रों का अनुभव हो या ज्ञान हो, उन ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता
है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 245 में से 12 घटाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 233 सदस्य है और राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। तो आपने देखा लोकसभा के और राज्यसभा के बीच में अंतर की लोकसभा लोकप्रिय सदन है, ये अलोकप्रिय सदन है, ये प्रथम सदन है, ये द्वितीय सदन है, ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है, ये अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है। उसके बाद में आपने संख्या के बारे में जाना कि सदस्य संख्या कितनी है। अब देखिए इसके बारे में और चर्चा करेंगे कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, क्या है? कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो यहां पर जाते इसको कितना कर देंगे? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। लोकसभा का कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं, भाई कौन कौन सी योग्यताएं लोकसभा के सदस्य में होनी आवश्यक है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है? देखो लोकसभा के अंदर क्या क्या चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं, और इधर देखेंगे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए पहला बिंदु है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? वह भारत का नागरिक हो। उनकी न्यूनतम आयु, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, 25 या 25 से अधिक, 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष या 25 से अधिक होनी चाहिए। 3 नंबर, वह है दिवालिया, पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए वह दिवालिया या पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह कोई लाभकारी पद पर आसीन न हो, लाभकारी पद पर आसीन न हो, पद पर आसीन न हो, यानी कोई सरकारी कर्मचारी न हो, कोई लाभकारी पद पर आसीन न हो। इन बातों की विशेष जानकारी रखनी पड़ती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। इनके अपोजिट चलते हम राज्यसभा में, ये भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये भी कहां का नागरिक होगा? पाकिस्तान का नहीं चलेगा, ये भी कहां का होना चाहिए? भारत का ही नागरिक होना चाहिए। सेम आ जाएगा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा के अंदर न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष निश्चित की गई है, ये कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष, 30 या 30 से अधिक होनी चाहिए। वह दिवालिया पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए, सेम होगा, वह दिवालिया और पागल घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। वह लाभकारी पद पर आसीन न हो, यह भी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इन बातों की जानकारी रखनी है। और इनका कार्यकाल मैंने बताया 5 वर्ष और इनका बताया 6 वर्ष। इनकी न्यूनतम आयु 25 है और उनकी 30 है, इतना ही अंतर है। और लोकसभा के अंदर 2 मुख्य अधिकारी होते हैं, एक तो होता है अध्यक्ष, लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष है, और दूसरा कौन होता है? उपाध्यक्ष। लोकसभा के 2 अधिकारी हो गए, एक का नाम अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। तो यहां पर एक है सभापति, कौन हो गया? सभापति, और दूसरा कौन हो गया?
उपसभापति। लोकसभा के दो पदाधिकारी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के लिए एक सभापति और दूसरा उपसभापति है। जो लोकसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, वह कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है रे? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का पदेन सभापति ही क्या होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष। कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। लेकिन इस सभापति का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। कितना होगा? 5 वर्ष। राज्यसभा के पदेन सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष ही होगा, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। मतलब 6 वर्ष के लिए इसमें के उपसभापति को चुना जाएगा। सभापति, उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनेंगे। राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक को सभापति और एक को उपसभापति चुनेंगे, अपने में से चुनेंगे। और जब कभी मान लो इस प्रकार की विवाद की स्थिति हो जाए कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के अंदर बराबर मत मिल जाए, दो व्यक्तियों को बराबर मत मिल जाए, तो अंतिम रूप से मत देने का अधिकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को होगा और इधर सभापति और उपसभापति को होगा। धन्यवाद मित्रों, आपको मैंने बताया लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। कल इससे आगे और विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। आप हमारे इस चैनल, YouTube चैनल KPSS स्कूल बिना देसर को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि जब इनके सब्सक्राइबर अधिक होंगे तो हम लाइव क्लास ले सकेंगे। जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक हम लाइव क्लास नहीं ले सकते। इसका थोड़ी परेशानी होती है। आप इसको आगे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका KPSS स्कूल YouTube चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।